गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। और अगर 12th क्लास में जो बच्चे अभी जस्ट गए हैं, अगर वो चाहें तो इस वीडियो को न भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि है तो ये 12th क्लास के आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से ही, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। तो 12th क्लास के बायोलॉजी ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर मैं दे सकती थी कि इसका ऑप्शन बी का करेक्ट है तो किसी का ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे आंसर देने से अच्छा है कि मैं पूरी तरह से आपको क्वेश्चन को समझाऊं, क्योंकि अभी मैं आपको स्कूल में भी किसी क्वेश्चन को समझाने के लिए नहीं बुला सकती हूँ। तो फ़िलहाल जो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से हम उसी तरीके को हम लेते हैं। और चलिए देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि गॉस एक्सपेरिमेंट ऑन पैरामीशियम इज़ एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ, मतलब गॉस ने जो पैरामीशियम पर एक्सपेरिमेंट किया था वो किस फिनोमिना के साथ एसोसिएटेड है। पहला ऑप्शन था इसका कॉम्पिटिटिव रिलीज, दूसरा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, तीसरा रिसोर्स पार्टीशनिंग, और चौथा ऑप्शन क्या था, कॉम्पिटिटिव को एक्सिस्टेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। अब कैसे है, गॉस ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम के ऊपर, और पैरामीशियम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया था, अपना एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट गॉस के द्वारा क्या दिया गया था कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज competing for same resource can not coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually। इसका मतलब क्या है कि अगर टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब दो ऐसी बिल्कुल संबंधित जातियाँ जो कि एक ही आवास में रहती हैं, एक ही तरह के फूड को खाती हैं, ठीक है, मतलब जो कि क्या है, सेम तरह के रिसोर्स पे वो निर्भर रहती हैं, दो लगभग एक सी जातियाँ, तो वो बहुत टाइम तक, अगर जो रिसोर्स है अगर लिमिटेड है, मतलब जो अगर मान लो भोजन है, वो भोजन अगर लिमिटेड है, तो वो दोनों जातियाँ जो हैं वो बहुत लंबे समय तक एक साथ को एक्सिस्ट, मतलब इनडेफिनेटली, मतलब इसका कुछ निश्चित टाइम नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक एक साथ वो को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, मतलब एट द एंड क्या होगा कि जो जाति होगी, जो इन्फीरियर वाली जो जाति होगी, वो क्या होगी, विल बी एलिमिनेटेड, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या तो वो माइग्रेट हो जाएगी। ये किसके द्वारा कहा गया था, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। गॉस यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, कम्पिटिटिव का मतलब है कंपटीशन, और एक्सक्लूजन का मतलब है कि वहाँ से हटा दिया जाना या एक्सटिंक्ट हो जाना। एक्सटिंक्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे कि विलुप्त हो जाना। तो गॉस ने पैरामीशियम के ऊपर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, पैरामीशियम की दो जातियों को लिया था। पहला क्या था, पैरामीशियम ऑरेलिया, दूसरा जो स्पीशीज़ था वो क्या था, पैरामीशियम कॉर्डेटम। इन्होंने जब देखा कि जब केवल पैरामीशियम ऑरेलिया को हम अकेले ही हम क्या करवाते हैं, उसके हैबिटेट में, मतलब उसके आवास में उसको अच्छे से भोजन वगैरह दे के जब हम उसको ग्रो करवाते हैं, तो जो पैरामीशियम ऑरेलिया है वो बहुत अच्छे से वो ग्रोथ को वो अपने करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ पैरामीशियम ऑरेलिया, ये क्या होता है, ये टाइम बढ़ने के साथ ही उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित टाइम आने के बाद, चूँकि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण या रिसोर्स अगर लिमिटेड हो उसके कारण क्या होता है, उसका ग्रोथ फिर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब पहले तो जो पैरामीशियम ऑरेलिया वो काफ़ी तेज़ी के साथ वो वृद्धि करता है, लेकिन फिर उसकी वृद्धि क्या होती है, सीमित हो जाती है, मतलब एक कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर पैरामीशियम ऑरेलिया अकेले ही क्या कर रहा है, एलोन इनटू द एनवायरनमेंट, अगर वो अकेले ही है तो वो बहुत अच्छे तरह से वो अपने ग्रोथ को परफॉर्म करता है। सिमिलर वे में जो पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है, यहाँ पे जो पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है उसको भी अगर एनवायरनमेंट में अकेले छोड़ दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छे से अपना ग्रोथ को करता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ उसमें जो ग्रोथ होती है वो भी क्या होती है, वो भी बढ़ती रहती है।
ये दोनों फिगर आपको समझ में आ रहे हैं। ये जो कर्व है वो किसके लिए है, पैरामीशियम ऑरेलिया के लिए है, और ये जो कर्व है वो किसके लिए है, पैरामीशियम कॉर्डेटम के लिए है। लेकिन अगर इन दोनों स्पीशीज़ को, दोनों क्या है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, मतलब दो बिल्कुल संबंधित जातियां हैं पैरामीशियम की ही, अगर दोनों को एक साथ टुगेदर इनटू द एनवायरनमेंट, अगर इनको एक साथ एनवायरनमेंट में रख दिया जाता है, तब क्या होता है, तो जो पैरामीशियम ऑरेलिया होता है वो तो अच्छी तरह से वृद्धि करता है, लेकिन पैरामीशियम ऑरेलिया के प्रेजेंस में जो पैरामीशियम कॉर्डेटम होता है उसकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो क्या हो जाएगा, पैरामीशियम कॉर्डेटम पैरामीशियम ऑरेलिया के प्रेजेंट में या तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना ये इन्फीरियर स्पीशीज़ है, तो या तो इसकी डेथ हो जाएगी या तो इसको कहीं और जाके अपना आवास खोजना पड़ेगा। तो टुगेदर इन तो अगर इसको हम टुगेदर रखते हैं, मतलब साथ में रखते हैं सेम एनवायरनमेंट में, तो ये एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। इसी प्रिंसिपल को गॉस ने कहा था। तो गॉस ने आखिर में क्या अपना निष्कर्ष निकाला, नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन को एग्जिस्ट इन ए सेम एनवायरनमेंट, मतलब दो बिल्कुल ही संबंधित जातियाँ एक साथ एक ही तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती हैं। जो डोमिनेंट होगा वो सरवाइव करेगा, जैसे यहाँ पे जो पैरामीशियम ऑरेलिया है वो क्या है, डोमिनेंट है, इसलिए वो सरवाइव करेगा। लेकिन जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है या तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब या तो विलुप्त हो जाएगा, या तो उसको अपना कहीं आवास और मतलब वो माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला जो आपका जो क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, गॉस का जो लॉ है वो इज़ वैलिड ओनली इफ़ द इकोलॉजिकल फैक्टर आर कांस्टेंट, मतलब अगर मान लो अगर हम भोजन की बात करते हैं तो अगर भोजन बहुत ही कांस्टेंट मतलब उसकी निश्चित मात्रा उपस्थित है तभी ये गॉस का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सी जन्म नियंत्रण प्रणाली एक आपातकाल गर्भ निरोधक प्रणाली के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे आपातकाल मतलब हमें यहाँ से चूज़ करना है कि कौन सी ऐसी, इसमें जो चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। तो जो प्रोजेस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये तीनों क्या है, ये तीनों इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। ठीक है, लेकिन जो क्या है सर्वाइकल कैप्स है वो क्या है, वो एक तरह से फिजिकल बैरियर होती हैं, इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बोल सकते। इज़ दैट क्लियर। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि न्यूक्लिक एसिड बेस्ड टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, मतलब न्यूक्लिक एसिड पे बेस्ड कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी डिजीज़ का बहुत ही अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। क्या वो पीसीआर है, क्या वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, क्या वो एलिसा है, क्या वो आरएनए इंटरफेरेंस है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि इसमें पीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉटिंग एंड एलिसा तीनों को हम यूज़ करते हैं एज ए डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है अर्ली डायग्नोस, मतलब अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही अगर कौन सी डिजीज़ है अगर वो हमको पता चल जाए तो वो क्या है, पीसीआर है। पीसीआर इज द राइट ऑप्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग एंड एलोंगेशन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो खुल जाते हैं। एनलिंग में क्या होता है, प्राइमर आके ऐड हो जाता है। और फिर इलोंगेशन में क्या होता है, जो प्राइमर होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और फिर इलोंगेट हो जाता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम एम्पलीफाइड डीएनए को प्राप्त करते हैं। पीसीआर हेल्पफुल कैसे है कि पीसीआर इनेबल्स द एम्पलीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रॉम ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डीएनए टेम्पलेट, मतलब अगर पीसीआर के टेक्निक के द्वारा हम अपने डिजायर्ड डीएनए को, मतलब ऐसा डीएनए जिस तरह का हमको चाहिए वो अगर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी बहुत अधिक मात्रा हम प्राप्त कर सकते हैं। पीसीआर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इन द इन्फेक्टेड
पेशेंट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। मतलब पीसीआर के द्वारा हम बहुत ही अर्ली स्टेज में, मतलब उस स्टेज में जबकि ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन करना, मतलब जो वायरस है समझ लो उसने मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट भी नहीं किया है, उसी स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो पैथोजन है वो बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं। इवन बिफोर द ऑर्गेनिज्म हैज़ मल्टीप्लाइड टू लार्ज नंबर, मतलब ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के मल्टीप्लाई होने से पहले ही हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो पैथोजन है वो प्रेजेंट है कि नहीं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर एक टाइप का प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन को आइसोलेट करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज़ किया जाता है। और इस मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन में से जो हमारा यूज़फुल जो प्रोटीन होता है उसको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन तो तभी बनेगा ना जब आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाएगा। एलिसा भी एक तरह का डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है जो कि एंटीबॉडी को क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी या प्रोटीन को डिटेक्ट करता है कि पर्टिकुलर वायरस के द्वारा इसको सिक्रीट किया गया है कि नहीं। तो ये सब क्या करते हैं, जैसे जो आपका एलिसा हो गया या वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, ये दोनों टेक्निक क्या करती हैं, प्रोटीन को डिटेक्ट करती हैं। प्रोटीन को डिटेक्ट करने का मतलब क्या है कि वायरस ने या बैक्टीरिया ने अपने आप को मल्टीप्लिकेट कर लिया है। लेकिन पीसीआर बिफोर मल्टीप्लिकेशन, मतलब वायरस बस जस्ट एंट्री हुई है, उसी स्टेज पे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पैथोजन हमारी बॉडी में आया है।